इस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स चैप्टर कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो चुकी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में हम लोगों ने ये जाना कि किसी भी एरिया के साथ में 90 डिग्री का एंगल्स बनाते हुए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएट होती हैं, लिंक होती हैं, उन लाइंस को अगर हम काउंट कर लें तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वो अंदर जा रही होती हैं एरिया में, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है जब लाइंस बाहर आ रही हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को हमने अप्लाई किया था किसके ऊपर? पॉइंट चार्ज के ऊपर, कि पॉइंट चार्ज के पास चारों तरफ बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो उससे जो पॉइंट चार्ज के पास जो ये लाइंस हैं, हम उन लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कैसे बदलते हैं, और कई सारे हम लोगों ने केसेस किए थे और उन केसेस में कई सारे हमको कॉन्सेप्ट मिले थे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे। अब इसके बाद हमें आना होगा गॉस थ्योरम पर। तो गॉस थ्योरम समझने के लिए हमको उसके पहले एक थ्योरम और समझनी होगी जो सॉलिड एंगल को लेकर के स्टोक की थ्योरम है। वो साइंटिस्ट स्टोक ने सॉलिड एंगल्स के बारे में कुछ अपने स्टेटमेंट दिए थे और उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं स्टोक्स की थ्योरम। तो यहाँ पर हम उसको सॉलिड एंगल की थ्योरम के नाम से जानेंगे। क्या कहती है सॉलिड एंगल की थ्योरम? सॉलिड एंगल थ्योरम, सॉलिड एंगल थ्योरम क्या है? ये सॉलिड एंगल थ्योरम जिसको कि साइंटिस्ट स्टोक के नाम पर स्टोक्स थ्योरम भी कहते हैं, लेकिन ये जो नाम है आपका स्टोक थ्योरम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होगा। आपके लिए कॉमन होगा सॉलिड एंगल थ्योरम। सॉलिड एंगल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी एरिया हमको दिया जाता है, सपोज कर लेते हैं कि अब हम लोग जानते हैं कि ये सॉलिड एंगल की जो थ्योरम है जो कि स्टोक ने दिया था वो क्या कहता है। देखो बच्चों, हम लोग ये जान चुके थे, सीख चुके थे कि सॉलिड एंगल निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है? RW, यानी अब हमारे लिए वो रफ वर्क बन चुका है। तो सॉलिड एंगल निकालने का फार्मूला क्या है? सॉलिड एंगल निकालने का फार्मूला क्या है? फ्लक्स के बेसिक पॉइंट्स में हम लोगों ने जाना था इसको। फार्मूला ये था d ओमेगा इज इक्वल टू ये cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में जो dA है वो छोटा एरिया है, छोटा एरिया, और जो d ओमेगा है वो छोटा सॉलिड एंगल। कॉमन सेंस की बात है, अगर एरिया छोटा होगा तो सॉलिड एंगल भी छोटा ही बनेगा। आप देखो ना कि अगर हम आपसे कहें कि ये आप हो गए ऑब्जर्वर, आंखें बना दें, और ये एक एरिया है और आपने इस एरिया में केवल ये वाला पोर्शन देखा है। जब आपने केवल इस वाले पोर्शन को देखा है, जिसको मैं यहाँ पर ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन आपकी आंखों पर सॉलिड एंगल बना देगा d ओमेगा। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि अपना ये जो एरिया है ये बड़ा कर लो, और देखिए एरिया बड़ा हो गया। अब जो बड़ा एरिया है वो बड़ा सा सॉलिड एंगल बनाएगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर एरिया छोटा है तो जो सॉलिड एंगल है वो भी छोटा ही होगा, और अगर एरिया बड़ा है तो जो सॉलिड एंगल होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे d ओमेगा छोटा सा बनने वाला सॉलिड एंगल है। बाकी हम लोग थीटा और r जान चुके थे बेसिक पॉइंट्स में, r भी जान चुके थे बेसिक पॉइंट्स में।
तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो ये फार्मूला है, दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द छोटे एरिया। ये जो फार्मूला है ये केवल छोटे एरिया के लिए काम करेगा। तो अगर हमें किसी बड़े एरिया से बनने वाले सॉलिड एंगल को निकालना हो तो क्या करेंगे? तो ये जो आपकी सॉलिड एंगल थ्योरम है ये बड़े एरिया की बात करती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इन दिस थ्योरम we discuss about solid angle formed by बड़े एरिया, formed by big area। तो बड़े एरिया में वो जो सॉलिड एंगल बनाते हैं, इस थ्योरम में हम उन्हीं को लेकर के बात करेंगे। तो ये जो बड़े एरिया हैं वो दो तरीके के होंगे। जो बड़े एरिया हैं वो दो तरीके के होंगे। एक होंगे क्लोज एरिया और दूसरे होंगे ओपन एरिया। जो ये बड़े बड़े एरिया हैं वो दो प्रकार के होंगे। एक होंगे आपके क्लोज एरिया और दूसरे होंगे आपके ओपन एरिया। हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो एरिया हमारे सामने है वो क्लोज है या ओपन है? तो बच्चों, ओपन एरिया के पास ओपन एरिया हैविंग एरिया वैल्यू और इनके पास जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वैल्यू वो टेंड्स टू 0 होगी। मतलब इनके पास या तो वॉल्यूम होगा ही नहीं, और अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो बहुत छोटा सा वॉल्यूम आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस वाइट बोर्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। इस वाइट बोर्ड का एरिया निकालोगे तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सा एरिया निकलेगा, लेकिन अगर आप इस वाइट बोर्ड का वॉल्यूम निकालोगे तो बहुत छोटा सा निकलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये बोर्ड है इसके पास एरिया तो है, एरिया तो बहुत अच्छा है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पास वॉल्यूम नहीं है। तो जिन लोगों के पास में वॉल्यूम या तो होता ही नहीं है या फिर वॉल्यूम बहुत छोटा सा होता है लेकिन एरिया उनके पास ज़बरदस्त होता है, उनको हम लोग कहते हैं ओपन एरिया। आप अपनी कॉपी का पन्ना भी एज्यूम कर सकते हो। कॉपी के पन्ने में एरिया तो होता है लेकिन उसमें वॉल्यूम होता नहीं है। फिर भी अगर आप बहुत ही फाइन तरीके से कॉपी के पन्ने का वॉल्यूम निकालें तो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। तो फाइनली जिन लोगों के पास एरिया तो है लेकिन वॉल्यूम या तो है नहीं या फिर वॉल्यूम बहुत छोटा सा है, उनको कहते हैं ओपन एरिया। क्लोज एरिया क्या होते हैं? तो क्लोज एरिया हैविंग एरिया वैल्यू एज वेल एज वॉल्यूम वैल्यू। क्लोज एरिया वो है जिनके पास दोनों चीजें, वॉल्यूम भी जबरदस्त है और एरिया भी जबरदस्त है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें तो मेरे पास में एग्जाम्पल है रिंग। तो रिंग के पास एरिया होता है, यहाँ होता है। रिंग के पास वॉल्यूम होता है, आंसर है नहीं होता है। जिन लोगों के पास एरिया होता है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है वो लोग ओपन एरिया कहलाते हैं। आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आपने कभी भी रिंग का वॉल्यूम नहीं निकाला होगा। हमेशा रिंग का या तो पेरीमीटर निकाला होगा या फिर आपने रिंग का क्या निकाला होगा, एरिया। और देखिए रिंग के बाद स्क्वायर लें। स्क्वायर के पास एरिया होता है, हाँ होता है। वॉल्यूम होता है नहीं, वॉल्यूम तो नहीं होता। तो ऐसे जितने भी नाम आपको याद आ सकते हैं जिनके पास वॉल्यूम नहीं होता या फिर होता है तो बहुत छोटा सा वॉल्यूम होता है, तो वो सारे के सारे जो है ओपन एरिया में आएंगे। और क्लोज एरिया में जरा देखिए स्फीयर।
स्फीयर के पास एरिया होता है, यस होता है। स्फीयर के पास वॉल्यूम भी होता है, बिल्कुल होता है। तो स्फीयर आपका जो है क्लोज एरिया हो गया। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप क्यूब की बात कर सकते हैं। क्यूब के पास एरिया भी होता है और क्यूब के पास वॉल्यूम भी होता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके पास में वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा होता है, ज़बरदस्त होता है, और एरिया भी ज़बरदस्त होता है। उन लोगों को हम लोग कहते हैं कि वो क्लोज एरिया है। और जिन लोगों के पास में केवल और केवल एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, उनको हम कहते हैं कि वो ओपन एरिया है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो बड़े एरिया हैं ये भी सॉलिड एंगल बनाएंगे, क्योंकि सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या थी? एनीवन? सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या है? सॉलिड एंगल की डेफिनेशन थी कि जब कोई एरिया किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाता है तो उसको कहा जाता था सॉलिड एंगल। यानी इस डेफिनेशन में केवल ये कहा गया कि एरिया ने अगर किसी पॉइंट पर एंगल बनाया है तो उसका नाम है सॉलिड एंगल। तो वो एरिया छोटा भी हो सकता है, वो एरिया बड़ा भी हो सकता है। अब छोटे एरिया जब सॉलिड एंगल बनाते हैं तो हमारे पास फार्मूला है, लेकिन जब बड़े एरिया सॉलिड एंगल बनाएंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा? क्योंकि ये वाला फार्मूला तो किसके लिए? छोटे एरिया के लिए। तो यहाँ पर इस सॉलिड एंगल थ्योरम में हम यही बात करेंगे कि सॉलिड एंगल थ्योरम में हम ये बात करेंगे कि जो ये बड़े बड़े एरिया हैं वो जो सॉलिड एंगल बनाते हैं, उस सॉलिड एंगल को हम निकालते कैसे। चलिए जानते हैं कैसे सॉलिड एंगल निकालते हैं। यहाँ पर इसको भी लिखा है। तो सेकेंड पॉइंट हुआ यहाँ पर सॉलिड एंगल थ्योरम का। पहला स्टार पॉइंट ये हो गया और दूसरा स्टार पॉइंट ये। और यहाँ पर आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि टू डिटरमाइन सॉलिड एंगल formed by big area we use expansion method। और एक्सपेंशन मेथड भी फ्लक्स की जो चैप्टर फ्लक्स का था, जब इसको स्टार्ट किया गया था तो पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक पॉइंट्स बताए गए थे और उन बेसिक पॉइंट्स में आपको जो है एक्सपेंशन मेथड भी बताया गया था। इसी एक्सपेंशन मेथड का हम यूज करके बड़े बड़े एरिया से बनने वाले सॉलिड एंगल को निकालते हैं। कैसे? आप पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। तो ये काम कैसे होता है कि बड़े एरिया जब सॉलिड एंगल बनाते हैं तो हम निकालते हैं कैसे। चलिए देखिए, समझिए। अब इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई बिग एरिया है। तो ये बिग एरिया है हमारे पास में, बड़ा सा कोई एरिया है। अब ये बड़ा एरिया या तो क्लोज वाला होगा या फिर ओपन वाला होगा। तो अभी इस बात का कोई मतलब नहीं है कि ये जो बिग एरिया है वो कैसा है। तो बिग एरिया हमारे पास में है और एक पॉइंट हमारे पास में है, भी कहीं ना कहीं ले लिया गया। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है। तो सॉलिड एंगल किसी पॉइंट पर बनता है और बनाता कौन है? बनाते हैं एरिया। सॉलिड एंगल किसी पॉइंट पर बनता है और बनाने वाला कौन होता है? एरिया। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर सॉलिड एंगल बनेगा और बनाने वाला कौन होगा? बिग एरिया। तो
कैसे इसको किया जाए, फार्मूला तो जो ये फार्मूला साइड में लिखा हुआ है, ये फार्मूला तो छोटे एरिया के लिए है। तो कैसे हम आगे बढ़े, देखिए ये जो एक्सपेंशन मेथड है वो क्या कहता है, वो आपसे कहता है कि आप बिग एरिया में एक छोटा सा एरिया डीए कंसीडर कर लें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर जरा देखिए, मैंने थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से योर लिख दिया है। तो एक्सपेंशन मेथड कहता है कि जो बड़ा एरिया आपके पास है उस बड़े एरिया में छोटा सा एरिया ले लें, कंसीडर कर लें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मतलब वो छोटा एरिया कहाँ पर होगा ये आपकी मर्जी है। जैसे मुझे लगता है कि छोटा एरिया ये होगा, ये छोटा एरिया होगा, ये देखिए। तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, बट ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो भी छोटा एरिया होगा वो होगा कहाँ पर, बिग एरिया पर ही होगा। ये एक बड़ा सा एरिया है और उस बड़े से एरिया में छोटा एरिया लेना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। हाँ, लेकिन वो छोटा एरिया कहाँ लिया जाए, यहाँ लें या यहाँ पर लें या यहाँ पर काउंट करें, ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमने एक छोटा सा एरिया डीए ले लिया, छोटा सा एरिया डीए ले लिया। अब इसके बाद का अगला स्टेप क्या है, फाइंड सॉलिड एंगल डी ओमेगा ड्यू टू कंसीडर छोटा एरिया स्मॉल एरिया। अभी आप भूल जाइए कि आपके पास बड़ा एरिया है। अब आप इस छोटे एरिया से इस पॉइंट पर बनने वाले सॉलिड एंगल को निकालो, चूंकि आपका कंसीडर वाला, आपका चुना हुआ एरिया डी छोटा है तो बनने वाला जो सॉलिड एंगल है वो भी छोटा होगा। तो ये बन गया सॉलिड एंगल, ये डी ओमेगा बन गया। क्या लिखा है कि फाइंड सॉलिड एंगल डी ओमेगा ड्यू टू कंसीडर स्मॉल एरिया डी बाय यूजिंग फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये छोटे एरिया में ही काम करता है और आपने जो एरिया कंसीडर किया है वो भी छोटा ही किया है, तो आराम से ये फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा की वैल्यू, हो गई डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो गई। अब जब आपने इतना काम कर लिया तो मैंने आपसे पूछा कि ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये क्या चीज़ है। आपने कहा कि भाई ये जो है ये छोटा सा सॉलिड एंगल है जो छोटे एरिया डीए ने बनाया है। लेकिन आपका काम क्या था, आपका टारगेट क्या था, आपका पर्पस क्या था? आपका इरादा तो ये था कि बड़े एरिया ने कितना बनाया है सॉलिड एंगल, आपका तो इरादा ये था। लेकिन अभी तक आपने जो है उसी बड़े एरिया के करस्पॉन्डिंग एक छोटा एरिया एज्यूम कर लिया है और ये निकल गया छोटा सा एरिया। अब एक्सपेंशन मेथड में हम बात करते थे छोटे की और फिर पहुंच जाते थे टोटल पर। तो ये जो छोटा एरिया है ये छोटा सॉलिड एंगल बनाएगा, तो बड़ा वाला एरिया कितना बनाएगा, यानी कि हमको जो है डी ओमेगा की टोटल वैल्यू चाहिए, इस बात पे ध्यान देना। और आज की इस क्लास का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने जो बेसिक पॉइंट्स का फर्स्ट क्लास किया था वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
कि ये जो लिखा है सामने दैट इज द छोटा सा सॉलिड एंगल बिकॉज ऑफ छोटा सा एरिया। लेकिन हमारा इरादा क्या है? हमारा इरादा तो ये है कि टोटल सॉलिड एंगल क्या होगा, और वो टोटल सॉलिड एंगल कौन बनाएगा? ये बड़ा सा एरिया। तो क्या किया करते थे? इंटीग्रेशन कर देते थे। याद होगा आपको कि टोटल सॉलिड एंगल अगर निकालना होगा तो टोटल सॉलिड एंगल बराबर हो जाएगा ओमेगा। हम टोटल सॉलिड एंगल को ओमेगा से लिखेंगे, जबकि छोटे से सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से लिखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन लगाएंगे और लिखेंगे डी ओमेगा। ये हैबिट एक्सपेंशन मेथड में आपको सिखाई गई थी। या फिर टोटल सॉलिड एंगल जब हम निकालेंगे तो टोटल सॉलिड एंगल कैसे निकलेगा? छोटी सी वैल्यू पर इंटीग्रेशन लगा लीजिए। ये देखिए इंटीग्रेशन और ये डी ओमेगा। ये मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो बिग एरिया है ये या तो बिग एरिया ओपन वाला होगा और या फिर ये बिग एरिया कैसा होगा? क्लोज वाला होगा। तो स्ट्रोक ने क्या किया कि इंटीग्रेशन में एक ऐसा क्लोज का सिंबल भी लगाया। ये जैसे ये इंटीग्रेशन बनाया और ऐसे ये क्लोज। इसका केवल मतलब ये है कि अगर इंटीग्रेशन में आपने क्लोज लगा दिया तो इसका मतलब है वो जो बिग एरिया था वो क्लोज एरिया था। तो फॉर बिग क्लोज एरिया, तो क्लोज एरिया बड़ा है उसके लिए आप इंटीग्रेशन में इस तरीके का सिंबल लगा देते हैं। और अगर ये सिंबल आप नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो बड़ा एरिया है वो कैसा है? ओपन वाला है। तो ये हो जाएगा फॉर बिग ओपन एरिया। अब इसके आगे का जो काम है वो एक्सपर्ट्स का है। जिन लोगों को इंटीग्रेशन आता है वो इस काम को करते हैं और इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपका वे था कि शुरुआत कैसे करेंगे और आगे चलते हैं। टोटल सॉलिड एंगल बराबर आ गया है इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और डी ओमेगा की वैल्यू है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा। ओमेगा बराबर हो गया क्लोज वाला सिंबल डी ओमेगा, ये हो गया डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है। आपको कभी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको तो केवल प्रोसेसिंग आनी चाहिए। तो ये है आपका स्टोक थ्योरम यानी कि सॉलिड एंगल थ्योरम। सॉलिड एंगल थ्योरम हमको रास्ता दिखाती है। सॉलिड एंगल थ्योरम हमको प्रोसेस बताती है कि अगर आपके पास एक बड़ा एरिया है तो उस बड़े एरिया से बनने वाले सॉलिड एंगल की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, वो रास्ता था। तो सबसे पहले बड़े एरिया में छोटा एरिया एज्यूम करना है और उस छोटे एरिया में जो छोटा सा सॉलिड एंगल बनाया है उसको लिख देना है फार्मूला लेकर के। तो यहाँ तक आप आ जाओगे। फिर एक्सपेंशन मेथड में की वो सारी की सारी जो बेसिक्स थी उसको याद रखना है। ये क्या है? छोटा सा सॉलिड एंगल। हमको क्या चाहिए? टोटल सॉलिड एंगल। तो छोटी सी वैल्यू पर जब इंटीग्रेट लगाते हैं तो बन जाता है टोटल। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें लिखी गई हैं, 2 बार लिखी गई हैं, क्योंकि जो बड़े एरिया होंगे वो 2 तरीके के होंगे। या तो बड़े एरिया ओपन वाले होंगे या फिर बड़े एरिया क्लोज वाले होंगे। तो अगर क्लोज वाले हैं बड़े एरिया या ओपन वाले हैं बड़े एरिया, तो क्लोज वाले में इंटीग्रेशन के साइन पर एक क्लोज का साइन लगा देते हैं, लेकिन जब ओपन होता है तो फिर ऐसा कोई साइन नहीं लगाते हैं। तो ये इशारा है, ये आपको जो है बताने की कोशिश की जा रही है कि जो बड़ा एरिया है वो कैसा है, ओपन है या फिर क्लोज है। तो ये वे था। अब इस वे को जब लोगों ने जाना तो किस तरीके की और बातें इस स्टोक थ्योरम में मिली, नोट करिए आप इसको, फिर बताते हैं वो सारी बातें भी। तो ये जो प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग को हम फॉलो करते हैं, और फॉलो करते हैं एक बहुत ही स्पेशल केस के लिए।
जरा देखते हैं वो केस क्या है। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं सब कुछ सॉलिड एंगल थ्योरम में पढ़ा जाता है, और जब हमें ये सॉलिड एंगल थ्योरम का प्रोसेस पता होता है तो हम फिर बात कर पाते हैं गॉस ने क्या बताया था। गॉस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सी बात बताई थी जो कि गॉस की थ्योरम बन गई थी। इस नोट को देखिए, तैयारी क्या है हमारी। हमको गिवन है बिग क्लोज एरिया, तो ये हमको बड़ा सा क्लोज एरिया दिया। यहाँ पर अब हमने जो कुछ भी सीखा पीछे कि स्टोक थ्योरम में और सॉलिड एंगल थ्योरम में हम कैसे चलते हैं, तो उसी सीखे हुए कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एक एप्लीकेशन करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या मिले। तो हमारे पास में गिवन होता है बड़ा सा क्लोज एरिया, बिग क्लोज एरिया दिया जाता है, और हमको दिया गया है एक पॉइंट दिया गया है जो कि क्लोज एरिया के अंदर है, और हमसे कहा गया है फाइंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल निकालना है फॉर्म बाय बिग क्लोज एरिया at given point inside it। तो जो पॉइंट है वो उसके अंदर है, तो ये रहा मेरे पास में बिग क्लोज एरिया। ये बिग क्लोज एरिया है हमारे पास। जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, इस एरिया के अंदर है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंदर है, तो अंदर वो कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी आप ले सकते हो। चलो मान लिया कि वो पॉइंट ये है, तो इस पूरे एरिया में इस पर जो सॉलिड एंगल बनाया है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमको तो प्रोसेसिंग आती है कि अब क्या करेंगे, हम उस बड़े एरिया में एक छोटा सा हिस्सा लेंगे डीए। चलो ले लिया जाए कहीं पर भी जहां आपकी मर्जी हो। तो हमने इस बड़े एरिया में छोटा सा एरिया ले लिया, ये डीए, और ये छोटे एरिया डीए ने इस गिवन पॉइंट पर, इस छोटे एरिया डीए ने इस गिवन पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाया वो भी छोटा सा होगा डी ओमेगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू लिख दी जाए, क्योंकि फार्मूला हमें पता है डी ओमेगा इज इक्वल टू ये cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, फार्मूला में पता। अब हमने कहा कि भाई हमको तो टोटल सॉलिड एंगल चाहिए ना, हमको छोटा सा सॉलिड एंगल नहीं चाहिए, हमको टोटल सॉलिड एंगल चाहिए। टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, क्योंकि ये जो एरिया है बड़ा वाला वो क्लोज फैमिली का है, तो इस इंटीग्रेशन में क्लोज वाला साइन लगा देंगे और आगे मूव करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ओमेगा डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करके दिखाएंगे, तो सॉल्व करने के बाद बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट आता है 4 पाई, और याद होगा सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टेरेडियन होता है। और ये बात बेटा हर जगह सही है, चाहे जैसा क्लोज एरिया हो। देखो क्लोज एरिया तो तुम्हारा क्यूब भी होता है, क्लोज एरिया तुम्हारा स्फीयर भी होता है, क्लोज एरिया तुम्हारा सिलेंडर भी होता है, चाहे जैसा क्लोज एरिया। अगर क्लोज एरिया के अंदर पॉइंट है तो ये जो क्लोज एरिया है वो अंदर वाले पॉइंट पर सॉलिड एंगल बनाता है 4 पाई स्टेरेडियन का। अब जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें केवल जानना है। ये जो नोट है ये भी स्टोक थ्योरम का ही पार्ट है, ये भी आपका जो है सॉलिड एंगल थ्योरम में ही आता है, लेकिन इसके पहले वहाँ प्रोसेसिंग बताई गई थी
कि प्रोसेसिंग क्या है, और उस प्रोसेसिंग को जब यहाँ पे लगाया जाता है और इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है तो 4 पाई स्टेरेडियन वैल्यू आ जाती है। ठीक, अब चलते हैं और एक नेक्स्ट आपका जो है एप्लीकेशन है सॉलिड एंगल थ्योरम का। वो क्या है, हमारे पास होगा बिग क्लोज एरिया। एक बार फिर से बिग क्लोज एरिया, जो गिवन पॉइंट होगा वो आउटसाइड होगा, गिवन पॉइंट होगा आउटसाइड, आउटसाइड टू बिग क्लोज एरिया, आउटसाइड टू बिग क्लोज एरिया। और काम वही करना होगा कि फाइंड द सॉलिड एंगल फॉर्म बाय बिग क्लोज एरिया एट द गिवन पॉइंट आउटसाइड इट। पहले इसके पहले जो पॉइंट था वो इनसाइड था, लेकिन अब की बार आउटसाइड है। चलिए सेटिंग बनाते हैं इसकी। प्रोसेसिंग पता ही है कि हम बढ़ते कैसे हैं आगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास में बिग क्लोज एरिया है, चाहे जैसा बना लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिए बिग क्लोज एरिया, ये रहा बिग क्लोज एरिया, बिग क्लोज एरिया। जो पॉइंट है वो अब की बार बाहर है, बाहर कहीं भी हो सकता है। चलो मान लिया कि पॉइंट ये रहा गिवन पॉइंट, और हमें ये पता लगाना है कि इस बड़े क्लोज एरिया ने उस बाहर वाले पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनाया है। तरीका हमें बताइए कि हम एक छोटा सा एरिया मानेंगे तो शुरुआत किया जाए। तो वो छोटा एरिया आप चाहें जहाँ जहाँ आपका मन करे वहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हमारी अपनी इच्छा ये है, ये है वो छोटा सा एरिया DA, और इस छोटे से एरिया ने इस बाहर वाले पॉइंट पर छोटा सा सॉलिड एंगल बनाया होगा, D2 बनाया होगा। लीजिए बना हुआ D ओमेगा, और इस छोटे से सॉलिड एंगल को निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो यही होता है। तो चलिए दोबारा हमको नहीं लिखना पड़ा, D ओमेगा की वैल्यू होगी DA cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब फार्मूले में थीटा क्या है, R क्या है, तो पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ सब आपको। तो टोटल सॉलिड एंगल कैसे निकलेगा, तो टोटल सॉलिड एंगल के लिए आप छोटी सी वैल्यू पे इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल बन जाता है। तो लीजिए टोटल हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व किया जाता है, और जब सॉल्व किया जाता है तो 0 आता है। जो आपके जो कंपटीटर हैं वो इन दोनों बातों को रट लेते हैं, क्योंकि आपके अपने बोर्ड लेवल पर जो रट लेते हैं वो ज़्यादा यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू द एक्शन, कि आप इसको करते कैसे हैं उसके कंपेयर में। जिन लोगों को ये याद होता है तो वो ज़्यादा जो है समय अपना बचा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप दोनों काम के लिए तैयार रहिए, प्रोसेसिंग भी आपको पता होनी चाहिए और फाइनली आंसर भी पता होना चाहिए। यानी कि इन दोनों नोट ने, इसके पहले वाला नोट और जो ये अभी नोट हमने किया, इन दोनों नोट ने हमको एक चीज़ हमेशा के लिए याद करवा दी कि अगर कोई बड़ा सा क्लोज एरिया है और पॉइंट उस एरिया के अंदर है, तो ये बड़ा सा क्लोज एरिया उस पॉइंट पर जो एंगल बनाता है सॉलिड एंगल, वो हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन का बनाता है। ठीक, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आपको पता है कि सॉल्व करने पर 4 पाई आता है। जिनका काम है वो अपना उसको जो है सॉल्व करता है। दूसरा हमने क्या सीख लिया कि अगर अपने पास में बिग क्लोज एरिया है और जो पॉइंट है वो क्लोज एरिया के बाहर है, तो ये पूरा जो एरिया है वो 0 सॉलिड एंगल बनाता है। ये दोनों बातें स्टोक्स थ्योरम का ही हिस्सा हैं, आप इनको सॉलिड एंगल थ्योरम भी कहते हैं, और ये हम लोगों ने डिस्कस किया आज की क्लास में। अब इसी जानकारी पर, इसी नॉलेज पर बेस्ड होती है तुम्हारी गॉस की थ्योरम। तो वो जो गॉस की थ्योरम है वो करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। आप ये पहले नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझिए। अब समझने में यहाँ दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये सॉल्व कैसे होता है,
जिनके पास मैथमेटिक्स है वो भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, और जो बायो ग्रुप कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आता है, इस केस में 0 आता है, इसके पहले वाले केस में 4 पाई आता है। तो ठीक है बच्चों, आप अपना काम करिए, मिलते हैं आपसे अगली